Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover some important exam questions for Family Matters, the novel written by very popular Indian Parsi writer Rohinton Mistry. You are never ever supposed to jump to your answers directly आपको कभी भी जंप नहीं करना है. आपको पहले राइटर का इंट्रोडक्शन देना है और किसी भी टेक्स्ट का, बी इट अ पोइट्री, बी इट अ नॉन फिक्शनल पीस, बी इट अ फिक्शनल पीस, इंट्रोडक्शन देना है पहले. तो यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन अबाउट रोहिंटन मिस्त्री. आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले नॉवल का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या पहले राइटर का, लेकिन एक लाइन जरूर लिखिए कि दिस इज द वेरी पॉपुलर नॉवल रिटन बाय रोहिंटन मिस्त्री एन इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर. ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर की हैं उसके बारे में लिखिए. और यू कैन ऑल्सो राइट कि फैमिली मैटर किस तरीके से अबाउट अ नैरेटिव ऑफ पारसी फैमिली लिविंग इन मुंबई और उनकी हार्डशिप्स क्या हैं एंड हाउ मिस्त्री इज शोइंग द कंसर्न टुवर्ड्स पारसीज. Now you can mention a bit about Parsis descendants of Persian Zoroastrians. अब वर्क को थोड़ा सा और elaborate कर देते हैं हम लोग. Rohinton Mistri's fascinating work is both a family drama and a very smart depiction of modern day Bombay, or you can call Mumbai. मुंबई की पूरी एनर्जी, मुंबई की पूरी लाइफस्टाइल, करप्शन, किस तरीके से मुंबई में पॉलिटिक्स प्रिवेल करता है, किस तरीके से मुंबई में पीपल आर बिहेविंग विद ईच अदर, किस तरीके से प्रॉपर्टीज एंड इशू, सब कुछ दिखाया गया. मुंबई की लाइफ का हर एंगल दिखाया है रोहिंटन मिस्त्री ने. वो एंगल किस तरीके से दिखाया है वो आप भी अपने आंसर में बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन की डायरेक्शन में ही चल रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन देना है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने सेंट्रल कैरेक्टर का दीजिए. नरीमन वकील हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिसीज break his ankle at the age of 79 and becomes reliant dependent on his family. इसके बाद अब अपने आंसर की तरफ एक लाइन और लिख दीजिए. मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आया है जेरोंटोलॉजी का. जेरोंटोलॉजी इज द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एजेस. मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आया, तो आप अपनी थीम्स की लाइन की शुरुआत कैसे करेंगे कि रोहिंटन मिस्त्री हैज ट्राइड टू कैप्चर सो मेनी थीम्स इन दिस प्लॉट like Parsi identity, politics, relevance of places, but the most important one is gerontology. उसके बाद आप gerontology के बारे में लिखना शुरू करिए. हम शुरुआत करें पारसी आइडेंटिटी से. पारसी आइडेंटिटी एक्चुअली इन रियलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्लॉट. रोहिंटन मिस्त्री जो कि खुद भी एक अवार्ड विनिंग इंडियन राइटर, इंडियन पारसी राइटर हैं, जिन्होंने बाकी सब नॉवेल्स में भी पारसी ट्रबल्स को कैप्चर किया है. सच अ लॉन्ग जर्नी, अ फाइन बैलेंस एंड दिस वन फैमिली मैटर्स. खुद भी पारसी राइटर हैं तो शायद बहुत अच्छे से समझते हैं सारी ट्रबल्स पारसी कम्युनिटी की. फैमिली मैटर आई से बहुत ही टिपिकल पारसी नॉवेल है. लाइक अदर पारसी राइटर्स, मिस्ट्रीज वर्क इज गाइडेड बाय दिस एक्सपीरियंस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्यों कह रही हूँ? एक तो पारसीज डू नॉट ओरिजिनली बिलोंग टू इंडिया, इंडिया में डिस्प्लेस होकर आए, इंडिया में बहुत सालों से रह रहे हैं और यहाँ रहते हुए भी उनको डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग होती है, बिकॉज rest of the Indians do consider them as a minority and at times like aliens. तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पारसीज के लिए. As a Parsi, Mistry himself finds at the margin of Indian society, and hence his writing challenges and resists absorption by the dominating and Hindu glorifying culture of India. इस आंसर में मैं किसी को डोमिनेट या किसी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती. आई एम जस्ट टेलिंग द व्यू पॉइंट ऑफ रोहिंटन मिस्त्री की रोहिंटन मिस्त्री ने किस तरीके से दिखाया है कि एक कल्चर इंडिया को डोमिनेट करता है और उसमें पारसीज बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं. पारसीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. पारसी सिंस द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स पारसीज का ये इशू बना हुआ है. ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक्चुअली पारसीज ने ब्रिटिशर्स का बहुत साथ दिया था. दे यूज टू ड्रेस अप लाइक देम और दे यूज टू स्पीक लाइक देम. तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि ये पारसीज और ब्रिटिशर्स आर हैविंग द ब्रदरली रिलेशनशिप. तो पोस्ट कॉलोनियल इशू हम कह सकते हैं जो भी पारसी आइडेंटिटी के साथ हो रहा है.
This is an important problem that focuses on this in this novel. Misri is aware of the dwindling numbers of Parsis the world over. पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से Parsis के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं. टोटल पॉपुलेशन ऑफ Parsis in India has gone down from 1 lakh in 1961 to 75,000 in 1987 census and is estimated to be around 60,000 at present. It can be more or less. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि पारसीज जस्ट लाइक टाइगर्स इज एन एंडेंजर्ड एंड अनाउंस सेवरल इंसेंटिव्स टू चेक द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस वंडरफुल कम्युनिटी. कि कंट्रोल किया जाए, एक्सटिंक्शन को कंट्रोल किया जाए. गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स होते हैं. This is something which I was telling you earlier, that Parsis did cooperate with Britishers and came to be known as their complete supporters. They dressed like them, drank, smoked, played cricket, and even launched business ventures like opium with them, which has been the issue which has been captured even by Amitav Ghosh in Iber's trilogy in 2019. तो ये सब कुछ हुआ था. नॉवेल्स, लिटरेचर, रियलिटी का ही रिफ्लेक्शन होता है. दैट इज द रीजन अमिताभ घोष कैप्चर द सेम इशू. तो उनका ब्रिटिशर्स के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना वॉज द मेजर रीजन दे वर एलियनेटेड फ्रॉम द बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेस. After the country gained independence, the Parsis, who were quite well off economically, withdrew themselves into their cocoon, so to say, and devoted themselves mainly to economic activities. पारसीज का एक सोशल रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया बाकी सब इंडियंस के साथ, क्योंकि दे यूज्ड टू थिंक कि पारसीज वर द वन हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स. Those who found it difficult to adjust to new reality crossed the shores of the country to settle abroad or nursed dreams of migrating to Western countries. बहुत से पारसीज जो थे माइग्रेट हो गए, इंडिया से चले गए, या फिर इंडिया में रहे भी तो अपने उस शेल, अपने उस कोकून से बाहर नहीं आए. सोशल रिलेशनशिप आउट ऑफ पारसी कम्युनिटी उन्होंने नहीं रखा. पारसी इंटेलेक्चुअल नीलुफर बारूचा बहुत ही अच्छे से रिमार्क करते हैं कि in decolonized India, the exalted position enjoyed by Parsis during the Raj has been eroded and increasing dominance by the majority Hindu community has marginalized them. कि ब्रिटिशर्स के टाइम में तो हमने अपनी पोजीशन को एंजॉय किया, लेकिन बाद में इंडिया के कंप्लीट हिंदू कल्चर ने पारसीज की आइडेंटिटी को डोमिनेट कर दिया, तो पारसीज मार्जिनलाइज्ड हो गए. Parsis today are trying to reorient themselves to this new much reduced role, और अभी तक वो पारसीज की स्ट्रगल चल ही रही है. तो इस स्ट्रगल को ही तो कैप्चर किया मिस्त्री जी ने. As an intellectual, Mistry cannot escape casting a glance on the declining numbers of Parsi community and comes up with this view on the issue how the community can forge links with other communities. शायद कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि इस कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लिंक्स बनाने की ज़रूरत है. फॉर इस फोकस ऑन द पारसी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल सप्रेशन and the weak and destitute in society, Mistry comes out as a great post-colonial humanist. तो मिस्री ने कहीं ना कहीं पारसीज के इश्यूज को सामने लाने की कोशिश की है और एक मैसेज दिया है कि Parsis should be treated equally in India so that they are able to come out of their shell and can mingle with rest of the population. पारसी नॉवेलिस्ट ने बहुत ही pivotal रोल प्ले किया है इन द एरिना ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड रोहिंटन मिस्त्री इज नॉट एन एक्सेप्शन. He is one such prolific Parsi novelist who was born in India but immigrated to Canada. तो रोहिंटन मिस्त्री अपने आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं पारसीज की पॉपुलेशन इंडिया से कम करने के लिए, राइट. सो फ्रॉम डे ही एंडेवर्स टू मैप द पारसी कल्चरल स्पेस इन इंडिया इन हिज नैरेटिव्स. उनकी बाकी सभी स्टोरीज में, इवन उनकी फिरोज शाह टेल्स, उसमें भी यही रिफ्लेक्ट होता है. Mistry seems to be deeply concerned about the marginalized Parsi existence, which is severely threatened under the impact of globalization and modernity, and most important, sharp decline in population made him frightened. तो ये सच में बहुत ही डरने की बात है. अगर कोई एक कम्युनिटी धीरे धीरे कम हो रही है
That means कि there are some major serious reasons behind that. And at the end, let us understand why does Salman Rushdie employ the device of double quick. Double quick is the life for the move, who is destined to progress through his life at double speed. He is aged about 36, but he has the physique of a 72 years old. This shows that the move grows, so does his judgment, and his experience also grows, maybe more than the others. Not to mention, he ages twice the normal human speed, so he is concerned with life and death in a more pressing way than the other kids of his age. This helps to situate the young hero of our novel in a position to really understand his culture, like he can understand his culture better than the fellow youngsters. And this double quick age also symbolizes or matches with India's history. आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपन टू इंडिया, इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत थी बिकॉज इंडिया वॉज completely drained earlier for 400 years by the British people, and now if to come in the good picture of the whole world, it needed to progress at the double speed. Double quick is the symbolism with India as well as with the intelligence of the move. पॉपुलेशन लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो अपने आप इक्वालिटी आने का चांस बढ़ता है एक कम्युनिटी में. नन ऑफ द कम्युनिटी शुड बी द हेजेमोनिक. इसी के साथ बढ़ते हैं पॉलिटिक्स की तरफ. पॉलिटिकल थीम भी है हमारी इस नॉवेल में, और आप जानते हैं किस तरीके से शुरू करना है कि देयर आर सो मेनी थीम्स, पारसी आइडेंटिटी, दिस एंड दैट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स इज पॉलिटिक्स. ऐसे आपको शुरुआत करनी है अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो. जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं इस नॉवेल के, तो दो फिगर्स हमारे सामने आती हैं, दैट इज यजाद एंड हिज एम्प्लॉयर द आइडियलिस्टिक मिस्टर कपूर. मिस्टर कपूर एक ऐसे इंसान हैं जो कि पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं. दैट इज सच अ ग्रेट आयरनी. मिस्टर कपूर हैज dreams of reforming the city, making it safer for the ordinary citizen. From the time of his first appearance, he talks of contesting the municipal elections in order to deal with the lawlessness. पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ सुधार हो तो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बनना पड़ता है. तो ही गिव्स अ थॉट टू दिस and acting as a buffer against the fundamentalist Hindutva agenda of शिवसेना apologist. तो शिवसेना का शिकार बन जाते हैं धीरे धीरे. किस तरीके से बनते हैं दैट यू ऑलरेडी नो इफ यू हैव डन द प्रीवियस वीडियो. तो मिस्टर कपूर किस तरीके से शिवसेना का एक विक्टिम या पॉलिटिक्स का एक विक्टिम बन जाते हैं उसको आप लोग डिटेल में मेंशन करिए. You can mention this incident as well when Kapoor decides to contest the elections and he promises Yazad to give promotion in his absence. Yazad जो कि थोड़े से अपसेट थे अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, feels very happy. He always encourages Kapoor to contest the election, but suddenly Kapoor drops the plan. Yazad actually wants Kapoor to be in the race of the politics so that Yazad की प्रमोशन हो सके. तो अपने दो फ्रेंड्स को हायर करते हैं, गौतम और भास्कर को. Yazad plans to use the name of Shivasena to force Kapoor into something like changing the board of the name from Bombay to Mumbai. गौतम और भास्कर अग्री हो जाते हैं to act as Shivaseniks. But unfortunately, the real Shiv Sainiks do appear on a certain day. और मिस्टर कपूर को जब डराने की कोशिश करते हैं, कपूर हैंड्स ओवर द सूटकेस स्टफ्ड विद 35,000 रुपीज़, जो कि शिव सैनिक डिमांड कर रहे थे कि अगर बोर्ड का नाम चेंज नहीं किया तो तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे. तो पैसे दे देते हैं, समथिंग विच एक्चुअली हर्ट्स द ईगो ऑफ शिव सैनिक, और उसी फाइट में कपूर जी की डेथ हो जाती है. कपूर डाइज, और जितने भी प्लान्स यज़ाद ने बनाए थे अपनी प्रमोशन के, दोज प्लान्स आर फेडेड. देखिए कपूर जी क्या कहते हैं. कपूर जी बहुत अच्छे से जानते थे कि इनका पर्पस है, शिवसेना को पैसे नहीं चाहिए, एक्चुअली इनका पर्पस है सारे नाम चेंज करवाना ताकि इनकी हेजेमनी बनी रहे. देयर एरोगेंस, nothing will stand in the way. They seem to say now it is their kingdom. They are taking what they want like a conquering army. People are changing the board names
किसके पास कैपेसिटी थी बैक इन दोज टाइम्स 35,000 रुपीज़ पे करने की? कपूर जी के पास थी, उन्होंने दे दिए। और पैसे देना वॉज नॉट अ थिंग और पैसे लेना वॉज नॉट अ थिंग फॉर शिवसेना। दे एक्चुअली वॉन्टेड टू एक्सरसाइज देयर डोमिनेंस। वो डोमिनेंस नहीं करने दी जा रही, उसके बदले में पैसे दिए जा रहे हैं, विच डिड हर्ट द फीलिंग ऑफ शिवसैनिक्स। तो उसी फाइट में कपूर जी की डेथ हो जाती है। इंडिया की ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन पर ही मिस्त्री ने रिग्रेट किया है। किस तरीके से इतना करप्शन प्रेवलेंट है इंडियन कंट्री में, इंडिया को बहुत एक वीक कंट्री माना उन्होंने, और उन्होंने माइग्रेशन भी किया इंडिया से। वीक कंट्री विच सफर्स फ्रॉम द डिसीज ऑफ करप्शन। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत करप्शन है इंडिया में। फॉर हिम none of the political parties strive for the welfare of the people. Instead, they have their own aims and aspirations. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है प्लेसेस से रिलेटेड। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी अ शॉर्ट नोट। शेटो फेलिसिटी और प्लेजेंट वेला बोथ वर लोकेटेड इन बॉम्बे, मुंबई, जहां पर एक घर होना, खुद का घर होना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो पहले बात करते हैं शेटो फेलिसिटी की। शेटो वर्ड का अपने आप में मतलब है एक बहुत बड़ा लार्ज मैंशन होना, काइंड ऑफ अ बंगलो। यस, तो शेटो फेलिसिटी वाज लाइक दैट, देयर वर 7 बेडरूम्स इन दैट। तो शेटो फेलिसिटी नाम देकर दिखाया गया कि ये बहुत ही बड़ा है। और प्लेजेंट वेला यानी कि यहाँ पर खुशियाँ हैं। अब जानते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी नारीमन लिव्स विद जैल एंड कूमी इन शेटो फेलिसिटी। शेटो फेलिसिटी बहुत पॉश एरिया में लोकेटेड था। 7 स्पेशियस रूम्स थे इसमें। नेम इज क्वाइट अप्रोप्रिएट and it is appropriate for someone in Nariman's position as a university professor. काफी अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड थे नारीमन। Somewhere along the line नारीमन signed over the flat to जाल and कूमी, और ये फ्लैट ही शायद रीजन बना किस तरीके से शेटो फेलिसिटी में नारीमन को ट्रीट किया गया। This handing over the flat gives Kumi the right to push Nariman out onto Roxana when he becomes a burden. तो एक अच्छे से बड़े से घर में भी आप एक ओल्ड एज पर्सन को एज अ बर्डन ट्रीट कर सकते हैं। दिस मैसेज हैज बीन गिवन कि घर का बड़ा होना is not a proof that everyone inside that house will be happy and harmonious with each other. On the contrary, Pleasant Villa is a very small 2-bedroom flat in which Roxana and Yazad, the daughter and son-in-law of Nariman, are living with their 2 kids. उस छोटे से घर में जब नारीमन शिफ्ट होते हैं तो ऑल्दो उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से की जाती है, बट स्पेस इज अ ट्रबल। स्पेस एंड financial conditions were a trouble. So Pleasant Villa, a smaller building where Roxana and Yazad Chenoy dwell into a 2-room unit. Neighborhood is not as nice as Chateau Felicity and the structure is in disrepair because the lift is broken. Chenoys must travel 2 flights of stairs to their 3rd floor apartment. तो 2 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है अपने अपार्टमेंट के लिए, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी टायरिंग फॉर द होल फैमिली थ्रू आउट दी नॉवेल। तो दिखाया गया कि किस तरीके से प्लेजेंट विला, अपना नाम प्लेजेंट होते हुए भी प्लेजेंट नहीं है, बट अगर हारमोनियस रिलेशनशिप की बात की जाए तो इट इज़ फार बेटर देन शेटो फेलिसिटी जहाँ पर कि 7 रूम्स थे। तो 7 रूम से बेटर कई बार 2 रूम्स हो सकते हैं इफ़ यू आर लिविंग इन हार्मनी विद द पीपल अराउंड यू। लेकिन यहाँ भी ट्रबल दिखाई ही गई है। ऐसा नहीं है कि प्लेजेंट विला इज़ कम्प्लीटली प्लेजेंट। दिखाया गया है कि बड़े घर में भी ट्रबल होती हैं, छोटे घर में भी ट्रबल होती हैं। बड़े घर में भी लोग रहते हैं और छोटे घर में भी लोग रहते हैं। बड़े घरों में भी लोग खुश भी रहते हैं और दुखी भी रहते हैं, और छोटे घरों में भी लोग खुश भी रहते हैं और दुखी भी रहते हैं। और एंड में हम जानते हैं कि देयर इज अ सर्कल, एवरीवन कम्स टू शेटो विला टू लिव हैप्पीली। दैट हैज बीन शोन, एटलीस्ट हैप्पी एंडिंग की कोशिश की गई है। प्लेजेंट विला इज व्हेन सोल्ड, और उसके बाद सब लोग एक साथ, जितने भी लोग बचे थे इस नॉवल में, दे स्टार्ट लिविंग हैप्पीली इन शेटो विला। तो प्लेसेस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है पूरे इस नॉवल में। एक और इम्पॉर्टेंट थीम, दैट इज जेरोंटोलॉजी। Gerontology is the study of aging and older adults. This is a science basically.
दिस इज द साइंस विच ऑल्सो स्टडीज की ज़्यादा लाइफ और अच्छी क्वालिटी लाइफ कैसे जी जा सकती है. In this field, many topics, subtopics are very diverse and kind of like physiology, social science, psychology, public health, policy, इन सबको भी स्टडी किया जाता है रिगार्डिंग ओल्ड पीपल. फोकस किस किस चीज़ पर होता है? साइंटिफिक स्टडी पर, एजिंग प्रोसेस पर और यूनिक डिफिकल्टीज ऑफ एल्डरली, जिसमें से रोहिंटन मिस्त्री ने ऑप्शन 3 को ज़्यादा कंसिडर किया है अपने इस नॉवल में. ही कंसर्न्स मोस्टली ऑन द यूनिक डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड एज पीपल. किस तरीके से, आइए देखते हैं. So he narrates the story of an old man aged 79 affected with Parkinson disease. ऐसा किया है रोहिंटन मिस्त्री ने. किस तरीके से नारीमन जी की हेल्थ इश्यूज होती हैं. एंड ही फेसेस प्रॉब्लम्स विद हिज चिल्ड्रन. हेल्थ इश्यूज की वजह से ही तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई, क्योंकि बच्चों को वो बर्डन लगने लगे. उसके बाद उनकी फेमिलियल रिलेशनशिप स्पॉइल होने लगी एज अ फादर एंड एज अ ग्रैंडफादर ऑल्सो. नॉट ओनली फिजिकली बट साइकोलॉजिकली किस तरीके से डे बाय डे ही वॉज बीइंग अफेक्टेड, दैट हैज बीन शोन ब्यूटिफुली इन दिस नॉवेल. शुरुआत की गई है एक ब्यूटीफुल लाइन से. हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स टुक अ फ्यू मोमेंट्स टू स्लाइड द टॉल बैक ऑन द रॉड. एक टॉल को रॉड पर स्लाइड करवाने में कितना टाइम लगता है? आपको, मुझे कितना टाइम लगता है? मे बी 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स मैक्सिमम. अगर किसी को मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा सेकेंड, इवन मोर देन 30-40 सेकेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. अभी ये डिस्कशन करते करते ये टाइम 30-40 सेकेंड्स कहाँ चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, राइट. 30-40 सेकेंड्स भी अगर किसी को लगते हैं टॉल को स्लाइड करवाने में, तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट टाइम. वो टाइम क्यों था? क्योंकि पार्किंसंस डिसीज था. तो किस तरीके से एक छोटी सी लाइन से दिखा दिया गया कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज द कंडीशन इज रिलेटेड टू मोमेंट. ही इज अफेक्टेड विद अ स्लो मोमेंट एंड ट्रेम्बलिंग. Nariman even got more shattered when he shattered his ankle while walking because of Parkinson's condition. तो इस पूरे सेक्शन में हमें एज रिलेटेड सिकनेस जानने को मिलती है. उनका कोलैप्स फिजिकली ही नहीं होता, मेंटली भी हो जाता है. और उनका कोलैप्स एक और चीज कॉज करता है. कुमी को कॉज करता है टू पुट प्रेशर ऑन रॉक्सना. कुमी ने कहा कि अब मुझसे ये सब काम नहीं होता, उनकी डॉटर को भी कुछ करना चाहिए. He puts pressure on Roxana, Nariman's own daughter, to care for him due to his daily routine troubles with bedpans, urinals, sponge baths and bed sores. अगर कोई भी पर्सन अनफॉर्चुनेटली बेड रिडन हो जाता है तो ये कंडीशन आती है. सिर्फ उस पर्सन को ही ट्रबल नहीं होती जो बेड रिडन है, उस पर्सन के केयर टेकर को भी इक्वल ट्रबल्स होती हैं. All this causes Nariman to experience psychological despair since, as a widower approaching the age of 79, he truly believes that there is no one to care for him as if he were a young child. बूढ़े लोग बच्चों के जैसे ही होते हैं. एक ओल्ड सेइंग है, सभी लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं. बच्चों की केयर तब तक करनी पड़ती है जब तक वो चलना नहीं सीख जाते, लेकिन ओल्ड लोगों की केयर करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता जनरली, बिकॉज वी नो कि दे आर नॉट गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज फॉर इटर्निटी, राइट. तो वही कंडीशन थी नारीमन जी के साथ. पीपल वर नॉट ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हिम. ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बर्डन. बट रॉक्साना बहुत काइंड हार्टेड थी. वहां पर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रबल थी. अगर फाइनेंशियल ट्रबल ना होती तो शायद रॉक्साना उनकी और अच्छे से बेटर वे में केयर कर सकती थी. रॉक्साना की बैड फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में नरीमन जी बहुत अच्छे से जानते थे और एट पॉइंट उन्हें ऐसा भी लगता है कि मैं एक किंग लेयर बन गया हूँ. किंग लेयर जो कि अपनी दोनों डॉटर्स के लिए, दोनों ओल्डर डॉटर्स के लिए एक बर्डन बन चुके थे और वो उन्हें मिसट्रीट करती थी, जब किंग लियर ने कॉर्डेलिया अपनी सबसे यंगर डॉटर को डिस्कार्ड कर दिया था. तो अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं. ही फियर्स फॉर दी अनएक्सप्लेनेबल स्टेट ऑफ मेंटल डिप्रेशन इन दी ओल्ड एज. ओल्ड एज में सभी को इस तरीके का एक डिप्रेशन आ ही जाता होगा. व्हेन यू फील कि यू आर अ कास्ट आउट, आपको थोड़ा सा
आउट ऑफ द बॉक्स कंसिडर किया जा रहा है, आपको एक बर्डन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, नॉट लाइक अ फैमिली मेंबर। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल कीप गेटिंग similar sort of videos for your master's preparation in Delhi University. In case you want to join the classes for UGC NET and for MA English entrance preparation also, if anyone is watching this video during their UG, so they can go for MA English entrance preparation and UGC NET preparation with us. The link to get connected to us for admission has been given in description.